जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स का ये दूसरा लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है और एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आपने उसको देखा होगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इसमें स्टैटिक्स प्लस करंट दोनों को कवर करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जैसे एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बनाना सेलिंग को लेकर के, तो पहला तो है बनाना को लेकर के, इससे संबंधित पीवाईक्यू भी पूछा गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा हम आईआईपी के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। 8 कोर इंडस्ट्री का कंपोजिशन पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद जो है हम लोग फिर इंडियाज ओवरसीज बैंक ने अमूल हो गया, उसके बाद रिच फूड्स के साथ मेमोरेंडम साइन किया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसी में मखाना, जो पिछले साल भी न्यूज़ में रहा था और इस साल भी न्यूज़ में है, हम उसको पढ़ेंगे। मखाना बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और पाँचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉपर को लेकर के। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे ताकि आप चीज़ों को नोट करते जाएं। सबसे पहला जो था वो है आपका केला को लेकर के। ठीक है, तो कुछ फैक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे इंडिया जो है वो पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक है इसका। ठीक है, केला के उत्पादन में, और कितना करता है तो लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन भारत प्रति वर्ष क्या करता है, उत्पादित करता है। और फर्स्ट रैंक पे है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। चाइना सेकंड नंबर पे है, फिर इंडोनेशिया, चाइना हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्राज़ील हो जाएगा और इसके बाद फिर इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर। तो ये 5 कंट्री का आप नाम याद रख सकते हैं गन्ना के उत्पादन से। और इससे संबंधित एक संस्था है, उसका भी नाम याद रखिएगा, एपीडा, एपीईडी है, एपीडा। एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। इनका उद्देश्य है कि केला के जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, हम उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब हम लोग केला के बारे में जान लेते हैं कि ये जो ग्रो होता है कौन से एरिया में होता है। तो मेनली ये जो होता है, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय फसल है और इसी क्षेत्र में होता है। इसको ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको टेम्परेचर चाहिए। और जो आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो आपका लगभग कितना, 75 से 85% के आसपास ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर चाहें तो जो मिट्टी होता है, मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 7.5 से 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसके लिए जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो होता है दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको एग्जाम में कि लवणीय मिट्टी और चुनेदार मिट्टी में ये इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लवणीय मिट्टी और चुनेदार मिट्टी इसके लिए उपयुक्त। और भारत में जो केले का वैरायटी है लगभग वो 12 से 15 किस्म के पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पर होता है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो भारत में मेनली जो केले का उत्पादन होता है प्रायद्वीपीय दक्षिण तटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय दक्षिणी तटीय क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तो जैसे कि आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, ओडिशा हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा भी मध्य और उत्तरी क्षेत्र में भी होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। लेकिन यहाँ पर केला की विविधता अधिक है और इसका प्रोडक्शन भी कम होता है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं केला से संबंधित, केला में क्या होता है कि जो आपका क्या क्या पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके अलावा आपका इसमें सोडियम मिलता है ना, कैल्शियम मिलता है। तो ये ध्यान में रखेंगे और इसके कारण ये पौष्टिक भी है। केला का छिलका भी होता है, और ये जो छिलका होता है, इस छिलके का उपयोग हम लोग करते हैं बायोचार में। किसमें करते हैं, बायोचार। बायोचार क्या होता है, तो जिसका उपयोग हम लोग उर्वरक और साथ में बिजली उत्पादन में करते हैं। किसमें करते हैं, उर्वरक और बिजली उत्पादन में, उर्वरक साथ में बिजली उत्पादन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बायोचार क्या होता है, तो ये एक तरह का चारकोल जैसा ही पदार्थ होता है जिसको कि पायरोलिसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा बायोचार बनाया था। अब एक टर्म यहाँ पर आया, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हम किसी भी जैव ईंधन को बर्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। तो इतना अगर आप समझ गए तो चलिए अब हम लोग अपने एमसीक्यू पर लौटते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए सबसे पहला है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। तो स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड, बट कंट्रीब्यूट ओनली 1% एक्सपोर्ट। हाँ, तो जो एपीडा मैंने एपीडा संस्था बताया, इसका उद्देश्य है कि ग्लोबल बनाना एक्सपोर्ट में इसकी मात्रा को 1% से क्या करना है, हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कोकोनट इन मेजोरिटी एक्सपोर्ट बनाना। तो ये भी सही है, याद रखिएगा ये। उसके बाद कर्नाटक इज द लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। कर्नाटक नहीं है, इसके जगह पे आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे अधिक लिटिक प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आंसर स्टेटमेंट 1 और 2 सही हुआ और 3 गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर डी, क्या स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा, ये पीवाईक्यू है, इसको आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए अब हमारे पास। देखिए आईआईपी जो है, आईआईपी है ना, ये न्यूज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी मतलब इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न उद्योग है उसके प्रगति के, उसके वृद्धि को एक साथ क्या करता है, निर्धारित करता है या उसको दिखाने का काम करता है। ऐसे सूचकांक को क्या बोलते हैं, आईआईपी, ठीक है। और ये जो इसको जो तैयार किया जाता है, ये एक भारित अंकगणितीय औसत लेकर के तैयार किया जाता है, जिसमें कि एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट पेयर, याद रखिएगा, लास्ट पेयर। इस तरीके को नहीं जानना है, बस ये ध्यान में रखना है कि आईआईपी को तैयार करने के लिए कौन से अंकगणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है, लास्ट पेयर, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये किसको मापता है, ये आईआईपी जो है किसको मापता है, तो तीन चीज़ें मुख्य रूप से तीन एक संकेतक है जिसमें से आप याद रख सकते हैं तीन तरह की चीज़ें। एक तो मुख्य क्षेत्र होता है, इसमें मुख्य क्षेत्र होता है, दूसरा आपका इसमें होता है उपयोग वाली वस्तु जो होती है, उपयोग वाली, और एक आपका होता है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। तो मुख्य क्षेत्र में तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मैं कलर चेंज कर लूँ, जैसे कि इसमें आता है आपका एक खनन आता है, खनन, दूसरा आपका आता है इसमें विनिर्माण, और तीसरा आपका इसमें आता है विद्युत, ठीक है। तो विद्युत, ये चीज़ें आपको यहाँ पर इससे संबंधित ध्यान में रखना है। अब जो ये आईआईपी है, इसमें वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो आपका खनन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें टोटल 809 आइटम है, टोटल 809। ये फैक्ट आपको याद नहीं रखनी, बस मुझे बतानी थी, बता दिए। इसका जो वेटेज है लगभग 77.63% इसका वेटेज है, ठीक है। उसी तरह से सॉरी खनन में लिखते हैं, इसको यहाँ पर कर देना है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में, ठीक है। और माइनिंग जो है, ये खनन का जो है, इसमें टोटल 29 आइटम शामिल है, और इसका जो वेटेज है वो कितना है, 14.37%। नेक्स्ट उसके बाद विद्युत हो गया, इसमें विद्युत की सिर्फ शामिल है एक आइटम, जिसका जो वेटेज है वो 7.9 है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये आईपीपी है, ये आईपी, इसको जो जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट, इसको सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मॉस्पी, किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी, MOSPI, मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत आता है। और इसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, 2011-12, बेस ईयर क्या है, 2011-12, याद रखना है आपको इतना। अब ये जो आईपी है, इस आईआईपी में का, इसी आईआईपी के अंतर्गत एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इस 8 कोर इंडस्ट्रीज में 8 चीज़ें आती है, ठीक है। इसमें से मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेटेज के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो इसमें आता है, ये आता है रिफाइनरी, दूसरा आपका इसमें आ जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो इसमें आपका आता है स्टील, चौथा इसमें आता है आपका कोल, 5 नंबर पे आता है क्रूड ऑयल, उसके बाद जो आता है क्रूड ऑयल के बाद नेचुरल गैस, इसके बाद आपका आता है सीमेंट, और इसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो सबसे अधिक वेटेज 8 कोर इंडस्ट्री का जो आईपीपी में वेटेज है वो अभी आप सारे तो ध्यान रख सकते हैं 40.27, ठीक है। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्री का जो वेटेज है वो कितना है, 40.27। और 8 कोर इंडस्ट्री में ये जो टोटल 8 ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, इनमें से जो सबसे अधिक वेटेज है वो किसका है, रिफाइनरी का, सबसे कम किसका है, फर्टिलाइजर का, ठीक है। ये मुख्य पॉइंट है जो आपको इससे संबंधित याद रखना है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आईसीआई है, आईसीआई मतलब 8 कोर इंडस्ट्री, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। इसको जो रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। और ये जो संस्था आती है किसके अंतर्गत आती है, तो याद रखना है मॉस्पी के अंतर्गत ये भी आती है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आईपीपी और साथ में आईसीआई के संदर्भ में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, इसमें अगर भरांश के अकॉर्डिंग देखें तो रिफाइनरी का जो भरांश था, जो मैंने आपको बताया था, रिफाइनरी का भरांश टोटल 28.4% है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कम मैंने आपको बताया हुआ था फर्टिलाइजर, उसका जो भरांश है 2.63, ये किसका है, फर्टिलाइजर का, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द आईपीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग लेस्पियर फार्मूला। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो फार्मूला यूज किया था वो कौन सा है, लेस्पियर फार्मूला है, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इंडियाज आईपीपी करेंटली एक्सक्लूड कंस्ट्रक्शन गैस वाटर सप्लाई ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ डेटा, है ना, अवेलेबिलिटी, ये भी सही है। एक देखिए यहाँ पर एक्सक्लूड लिया है, इन्वॉल्व नहीं किया गया, एक्सक्लूड मतलब नहीं किया था। यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं यहाँ से समझा दूँ कि जो ये आईपी को रिकमेंड किया गया था वो एक संस्था है यूएनएसओ मतलब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। इन्होंने अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है इस आईपीपी में, ठीक है, जिसमें कि माइनिंग आता है, मैन्युफैक्चर आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस आता है, वाटर सप्लाई आता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये गैस, कंस्ट्रक्शन और वाटर सप्लाई का डेटा सफिशिएंट नहीं होने के कारण हमारे आईपीपी में ये शामिल नहीं है, बट यूएनएसओ को उसके द्वारा जो होता है उसमें है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। फिर देखिए द 8 कोर इंडस्ट्री कंप्राइज 27%, अभी मैंने बताया कि ये आईआईपी का जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इस पे कितना परसेंट उसका भरांश है, 40.27%, यानी कि ऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी से संबंधित मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस, तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके एमसीक्यू आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए ये भी आपका न्यूज में है, क्या है, आईओबी मतलब याद रखिएगा इसको फुल फॉर्म में इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज
ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज ने अमूल और रिच प्लस के साथ मिल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, ट्रिपलेट मेमोरेंडम साइन किया हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। इसके लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती, अब जैविक खेती क्या है, तो एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, उसके बाद कीटनाशक हो गया, कीटनाशक कीटनाशक हो गया, उसके बाद जैसे हार्मोन्स हो गया, खाद हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं। नेचुरल रूप से जो ग्रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये मेसोपोटामिया, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक साहित्य में इन सब का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जैविक खेती, जैविक खेती के अलग करने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें अलग अलग चरण आते हैं, जैसे कि मृदा प्रबंधन करना। मृदा प्रबंधन के अंदर जैसे फसल चक्रण होता है, न्यूनतम जुताई आता है, खाद आता है, ठीक है। उसी तरह से फसल का प्रबंधन करना, फसल प्रबंधन में कृषि बहुकृषि आता है। बहुकृषि मतलब जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग फसल आप एक साथ ग्रो करते हैं। उसी तरह से कृषि वानिकी आता है इसके अंतर्गत, मतलब पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए जब फसलों के साथ वृक्ष को भी लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी, ठीक है। उसी तरह से एकीकृत कीट प्रबंधन आता है, जल का प्रबंधन होता है, कीट और रोग का नियंत्रण किया जाता है। ये सब जैविक खेती करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो जैविक कृषि है इसकी हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता का क्या कारण है। तो कुछ कारण तो होगा ना। सबसे पर्यावरण चुनौती हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण क्षरण आप बोल सकते हैं। पर्यावरण क्षरण, तो पारंपरिक कृषि करके हम लोग मृदा अपरदन, जल का प्रदूषण, उसके बाद जैव विविधता की हानि को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जैव कृषि की जरूरत, जैविक खेती की जरूरत पड़ा। उसके बाद क्या, दूसरा क्यों, तो स्वास्थ्य संबंधी चिंता, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो रही है। आज जो हम लोग और फर्टिलाइजर यूज्ड क्रॉप यूज करते हैं ग्रेन के रूप में, उससे कई सारे क्या होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कैंसर वगैरह, तांत्रिक कोशिका जो होती है उससे संबंधित चुनौतियां, इस तरह की कई सारी चुनौतियां आती है। इसीलिए हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर उसके बाद और क्यों, जैसे मृदा क्षरण, मृदा क्षरण हो रहा है ना, मृदा की क्वालिटी, उर्वरता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो जा रही है, मृदा का ह्रास हो रहा है, जिस कारण से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमें जैविक खेती की आवश्यकता पड़ रही है। फिर जल प्रदूषण हो रहा है ना, अधिक वो यूज करने का, फर्टिलाइजर यूज करने के कारण, तो हम इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं जैविक कृषि के माध्यम से। तो ये हमें क्या हो जाएगा, आवश्यकता, इसलिए हमें इस जैविक खेती की क्या आवश्यकता है। उसके बाद इसके क्या लाभ है ना, अगर पूछा जाए इससे संबंधित लाभ, लाभ क्या हो जाएगा जैविक कृषि का, जैसे ये जो समस्या है, जैसे मृदा मृदा क्षरण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। मृदा क्षरण को ये रोकेगा, मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद जल जल संरक्षण में भूमिका निभाएगी, है ना। उसके बाद जैव विविधता को बढ़ावा देगा, जैव जैव विविधता को ये बढ़ावा देगा, है ना। उसके बाद और क्या करेगा, कीटनाशक के प्रभाव को कम करेगा। ये कीटनाशक के प्रभाव को कैसे, तो हम लोग कीटनाशक को मारने के लिए जैविक कृषि में जैसे नीम का जो रस वगैरह होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद जो हम लोग खाद वाला भोजन खाते हैं और जो जैविक फसल होता है उसमें उच्च पोषण क्षमता होता है, उच्च पोषण क्षमता होता है, ठीक है। तो ये भी लाभ है, स्वास्थ्य के पर्पज से लाभ है। उसके बाद जैविक फसल जो है इसका मार्केट में डिमांड भी बढ़ते जा रहा है आज के टाइम पे। तो इससे क्या हो सकता है कि किसानों का आय बढ़ सकता है ना, और भारत सरकार का जो लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना, उस लक्ष्य को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अच्छी कीमतें मिल सकती है, उससे किसानों को आय, तो अधिक आय हो सकते हैं आप एक तरह से, अधिक आय होगा किसानों का, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो हमारा पारंपरिक तरीका है उसको भी ये क्या करेगा, संरक्षित करेगा, ठीक है। इस तरह के कई सारे फायदे हैं, आप जोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद अब सिर्फ फायदा तो नहीं, इसके सामने कुछ चुनौती भी है। तो क्या चुनौती है, चुनौती वही है कि सबसे पहले जो हमें इसमें उच्च लागत होता है, उच्च लागत मतलब अधिक पैसा खर्च हो जाता है इसमें हम लोग का, तो ये एक समस्या है। उसके बाद उपज कम होता है इसमें, उपज कम होता है, अब उपज कम होगा तो किसानों को लाभ नहीं होगा, प्रति हेक्टेयर जितना उपज होनी चाहिए उससे कम होता है। फिर आज के टाइम पे जो कीट है वो थोड़ा एडवांस टाइप का है, तो जो सरल तरीका है उससे मरते नहीं है, तो रसायन के बिना उसको प्रबंधित कर पाना संभव नहीं है, तो कीट की समस्या बना रहता है। फिर परमाणु और विनिमय को लेकर के समस्या बना हुआ है, क्योंकि जैविक परमाणु लेने में किसानों को काफ़ी समय लग जाता है, जिस कारण से आर्थिक दबाव उनके ऊपर बढ़ जाता है। फिर बाजार तक पहुँच कम है, बाजार तक पहुँच नहीं है, सीमित पहुँच है, उसका मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता है। अगर बाजार तक पहुँचता है तो बीच में बिचौलिया आ जाता है ना, जिससे उसको लाभ नहीं हो पाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु संवेदनशील क्रॉप, अगर जलवायु में परिवर्तन होता है उस कारण से यहाँ पर घाटा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और अलग अलग तरह के फार्मिंग होते हैं। तो एक तो हो गया, एक होता है पारंपरिक खेती, पारंपरिक खेती, ठीक है। पारंपरिक खेती क्या होता है, तो जैसे आप जानते हैं कि जिसमें हम लोग रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारंपरिक खेती। जो अभी हम लोग करते हैं जनरली, बाहर से इनपुट डालते हैं इसमें, है ना, उच्च पर्यावरण गिरावट होता है इससे, तो ये और उत्पादकता भी ठीक रहता है। लेकिन एक जैविक खेती जान, एक होता है JZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि एकदम शून्य बाहरी इनपुट, याद रखिएगा, शून्य बाहरी इनपुट, एकदम बाहर से कोई इनपुट नहीं देते हैं, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के बलीबूते जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हैं, एकदम न्यूनतम लागत है इसमें, और ये टिकाऊ भी है, मृदा संरक्षण में सुधार करता है, मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और जैव विविधता को प्रमोट करता है। तो ये चीज़ें आपको इससे संबंधित ध्यान में रखनी है, जैविक नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। चलिए अब जो है नेचुरल फार्मिंग को लेकर के देखें, तो ये तो साइन किया हुआ है, ये बता दिए। इसे अब जो आगे वहाँ पर MCQ देखते हैं, फिर इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट को हम लोग ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू MCQ। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है जो मैंने आपको बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच फूड्स के साथ, इन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड।
इस कार्ड का क्या उद्देश्य है? इस कार्ड का उद्देश्य है कि जो आईओबी, याद रखिएगा, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का जो भी मेंबर्स होगा, ठीक है, जिसका वहाँ पर अकाउंट होगा, उसको क्या किया जाएगा, अकाउंट होल्डर को ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा और इस कार्ड के माध्यम से उसको डिस्काउंटेड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। और किसके द्वारा वो सर्टिफाइड होगा? तो अमूल के द्वारा वो सर्टिफाइड होगा। पहला पार्ट ये ध्यान में रखना है। दूसरा, जो आईबीओ है, इसके द्वारा एक क्रेडिट स्कीम भी लॉन्च किया गया है। उस क्रेडिट स्कीम का नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है। इस हरित क्रांति को डिजाइन किया गया है आईओबी के द्वारा। और ये भी ध्यान रख सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और, जो इसमें आपका एक संस्था और है जो आपने न्यूज़ में देखा था अभी, उसका नाम क्या था? रिच पुश, है ना, RICH, रिच पुश। अब ये रिच पुश क्या करेगा? तो टेक्निकल एक्सपर्ट है और ये फार्मर को ट्रेनिंग देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, और साथ में उसको टेक्निकल जो प्रैक्टिस है वो उसको क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इंडिया जो है पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में इंडिया अगर नंबर के कितने लोग इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसके हिसाब से फर्स्ट रैंक पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के बेस पे देखा जाए तो एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम है IFOAM, ठीक है। इन्होंने 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। इसका नाम बता देते हैं पहले, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने बताया कि इंडिया का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा रैंक है? 4th रैंक है, ठीक है। 4th रैंक, याद रखिए, 4th रैंक ये। और इंडिया में जो कंप्लीटली रूप से पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनाया है वो कौन सा है? सिक्किम, याद रखेंगे। और आज के टाइम पे मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, इन सारी जगहों पे किया जाता है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के 2022-23 में वो $708 मिलियन था। अब इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। बस इतना पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित। चलिए इस MCQ को देखते हैं। लिखा है इंडियाज थर्ड ग्लोबली टर्म नंबर ऑफ द फार्मर प्रोडक्ट्स, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, बता दें मध्य प्रदेश। इसके बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा? इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद आप याद रखेंगे जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो फुल्ली रूप से ऑर्गेनिक स्टेट बना हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित। ठीक है, कुछ प्रश्न भी पीवाईक्यू में पूछा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को चर्चा की। जैसे UPSC 2021 में पूछा गया है, फिर 2019 में, फिर 2018 में पूछा गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख करके हमारे चैनल, उसका नाम है द शील्ड IS, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मखाना, ठीक है। ये आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हैं, वाई इज मखाना। मखाना का देखिए जो नाम है वो फॉक्सनेट है। ये पिछले वर्ष में न्यूज़ में भी था और इस वर्ष भी ये न्यूज़ में है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मखाना के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो केंद्रीय बजट 2025-26 था, ठीक है, वहाँ पर मखाना बोर्ड को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि बिहार में जो है मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा और इसके लिए बजट में भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किया, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे सबसे पहली बात। अब जो है मखाना बोर्ड का उत्पादन क्यों किया गया? सबसे पहली बात तो ये, मखाना बोर्ड का उत्पादन इसलिए किया गया ताकि मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग, उसका वैल्यू एडिशन और साथ में विपणन में क्या हो? सुधार हो, इसलिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। और इसका क्या काम रहेगा? वित्तीय सहायता, मखाना का से जुड़े हुए जो भी किसान होगा उसको क्या देना? वित्तीय सहायता देगा और साथ में उसको प्रशिक्षण प्रोवाइड करेगा मखाना से संबंधित। और जो है मखाना बोर्ड जो है क्या करेगा? जो इससे जुड़े हुए FPOs, ठीक है। FPOs क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन जो है, ये मखाना बोर्ड के साथ जुड़ करके क्या करेगा? जो भी मदद चाहिए होगी किसानों को वो प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा इसके माध्यम से, और साथ में जो इसको औपचारिक बनाने का भी प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब चलिए जानते हैं मखाना के बारे में। मखाना को फॉक्सनेट भी कहा जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है ये याद रख सकते हैं। वनस्पतिक नाम जो इसका है वो है EURYLE, यूरेल, ठीक है। यूरिले पढ़ते हैं इसके, यूरिले फोरेक्स, यूरिले यूरिले फोरेक्स, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अब ये समझिए कि ये कहाँ पर उगता है। ये मखाना के लिए कौन सा ऐसा कंडीशन है? तो उष्णकटिबंधीय और साथ में उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और साथ में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। इसका एक और नाम है, इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक डायमंड, मखाना को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर होता है? तो एक ऐसा एरिया जो शांत हो और 12 मासी जल का स्रोत वहाँ पर बना रहे। फॉर एग्जाम्पल तालाब हो गया, गोकुल लेक, ऑक्सफोर्ड लेक हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, जिसकी गहराई 4 से 6 फीट के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। मखाना को सुपर फूड कहा जाता है, ठीक है। सुपर फूड कहा जाता है। अब सुपर फूड क्यों कहा जाता है? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सुपर फूड क्या है। तो देखिए, सुपर फूड उसको बोलते हैं जिसमें पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य स्वास्थ्यवर्धक यौगिक उसमें पाए जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर फूड। जैसे मखाना सुपर फूड है, उसी तरह से आपका मिलेट्स फूड आ जाएगा, इसको भी सुपर फूड में काउंट किया जाता है। कटहल हो जाएगा, उसके बाद लहसुन हो जाएगा, हल्दी, इमली, ये सब सुपर फूड में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सुपर फूड इसमें ये जो मखाना है, इस मखाने में क्या पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, एक तो इसमें सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें? तो पोटासियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? जैसे इसमें आयोडीन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इस तरह के कई सारे यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या है? तो इसका आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है। साथ में ये सूजन को कम करता है, ठीक है। और पाचन शक्ति को मजबूत करने में
भूमिका निभाता है, फिर वजन को घटाने में भूमिका निभाता है। इस तरह के कई सारे इसके क्या है लाभ है। साथ में ये शुगर को भी कम करने में, कंट्रोल करने में भूमिका निभाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मखाना को ग्रो करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए, तो याद रखिएगा, तो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी 50 से 90, और रेनफॉल जो है वो लगभग 100 से 250 सेंटीमीटर के आसपास क्या होनी चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए। और सॉइल का टाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी ये होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके महत्वपूर्णता। अब जो है ये तो मैंने बता दिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज पाया जाता है, ठीक है। अब जो है भारत में है ना कुछ फैक्ट जो आपको यहाँ से संबंधित याद रखनी है। पूरे भारत में सबसे अधिक जो मखाना का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, बिहार में होता है, ठीक है। बिहार में पूरे भारत का 90% कौन प्रोडक्शन करता है, बिहार करता है। बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल हो जाएगा आपका, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, इन सारे राज्यों में भी क्या किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है। और अन्य देश में देखें तो बिहार के अलावा जैसे पाकिस्तान, नेपाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, इन सारे देशों में भी क्या किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका जो है आप बोल सकते हैं कि 80% मखाना जो है वो भारत प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको इससे संबंध क्या करनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अब इसके सामने ये जो उत्पादित किया जा रहा है इसके सामने चुनौती क्या है। चलिए चुनौती को नीचे लिख देते हैं ना, स्पेस का यहाँ पर थोड़ा सा। इसके सामने क्या चुनौती है, तो सबसे पहला चुनौती तो ये है कि ये निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता, अब निम्न उत्पादकता मतलब पारंपरिक तरीकों से करते हैं तो जितना उत्पादित होना चाहिए उतना उत्पादन होता नहीं है। फिर बिहार में जो है सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है, तो बिहार में इससे संबंधित अवसंरचना का कमी है, यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं वो कमी है। इससे क्या होता है कि यहाँ के किसानों को लाभ नहीं हो पाता है अधिक। अब लाभ क्यों नहीं होता है, तो अवसंरचना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो बिहार से जुड़े हुए बिहार में इसको बनाना तैयार नहीं किया जा रहा है। फिर गुणवत्ता जैसी समस्या हो जाता है, बाजार से जुड़ नहीं पाते हैं, उसको लेकर के समस्या। फिर निर्यात को लेकर के समस्या, क्योंकि निर्यात में गुणवत्ता को ध्यान रखा जाता है। अन्य समस्याएं जैसे खरपतवार का प्रबंधन नहीं हो पाता है, बेहतर टूल्स नहीं है हमारे पास, है ना, कोल्ड इसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चुनौती इसके साथ क्या है बना हुआ है। तो भारत सरकार ने मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम अपनाए हैं, तो जैसे राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पर, तो दरभंगा, ठीक है। दरभंगा कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है, दरभंगा बिहार में। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, और साथ में एक स्कीम लॉन्च किया गया है उसका नाम है ODOP, ठीक है। ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो मिथिला मखाना है, याद रखिएगा कौन सा, मिथिला मखाना, इसको क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। GI टैग का मिला हुआ है, तो 2022 में इसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप इससे संबंधित ध्यान में रखेंगे। और अगर चाहें तो स्टेट का नाम भी इससे संबंधित याद रख सकते हैं, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है, इतना काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे MCQ को क्या लिखा हुआ है। इट इज़ एन एक्वेटिक क्रॉप प्राइमरी कल्टिवेटेड एंड सलाइन वाटर। देखिए मैंने कहा था सलाइन वाटर में नहीं होता, यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में इसका प्रोडक्शन होता है। तो स्टेटमेंट 1 ऐसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, इंडिया अकाउंट ऑफ ओवर 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मखाना विद द मिथिला रीजन ऑफ बिहार बिगिनिंग द डोमिनेट। तो पता है मिथिला रीजन में जैसे आपका पूर्णिया आ जाता है, फिर आपका मधुबनी आ जाता है, दरभंगा आ जाता है, ठीक है। तो मिथिला रीजन सही, ये तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, सही है, अभी मैंने आपको बताया 90% प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इंडिया में, बिहार से होता है। नेक्स्ट उसके बाद पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, डिस्पाइट रिच न्यूट्रिएंट, तो बताइए इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2, ओनली 2 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इससे संबंधित मैंने आपके कुछ फैक्ट यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट कर दिया है, 80% ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर ये जलवायु कंडीशन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अरे क्या हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा ये लास्ट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कॉपर माइन को लेकर के दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और इंडस्ट्री के पर्पज से अगर देखें तो कॉपर ये क्या है हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कॉपर का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, इसको CU बोलते हैं शॉर्ट में। कॉपर का एक तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जैसे कि मोटर बनाने में, जनरेटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर और कहाँ पर होता है, जैसे प्लम्बिंग में इसका यूज़ किया जाता है। प्लम्बिंग मतलब जैसे आपको बनाना हो, जैसे वाटर सप्लाई का लाइन बनाना हो, रेफ्रिजरेटर सिस्टम बनाना हो, है ना, पाइप बनाना हो कॉपर का, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। फिर और कहाँ पर करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में बनाया इसका जैसे बनाया जाता है। उसके बाद एलॉय बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एलॉय जैसे ब्रास, ब्राउन, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में जैसे रूफिंग, है ना, क्लेडिंग, गटर, डेकोरेटिव एलिमेंट, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कॉपर का यूज़ तार, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, इन सारी चीज़ों में भी क्या करते हैं, बनाने में इसका हेल्प लेते हैं। साथ में और कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे चिकित्सा या फिर रोगाणु, चिकित्सा क्षेत्र में भी यूज़ किया जाता है, रोगाणुनाशक, कीटनाशक में। उसके बाद परिवहन में पाइप, टैंकर्स वगैरह बनाने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और सोलर पैनल जो होता है वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। कॉपर का जो है अयस्क होता है जिससे हम लोग कॉपर को प्राप्त करते हैं। अयस्क का भी नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, 2 अयस्क का नाम याद रखें। एक को बोलते हैं चाल्कोपाइराइड्स, ठीक है। और एक आप नाम रख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, ये 2 अयस्क का नाम याद रखिएगा। अब इसका मांग क्यों बढ़ रहा है, मांग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकी में इसका भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मांग बढ़ रहा है इसका, ठीक है। और यूज मैंने बता दिया, इसीलिए इसकी मांग बढ़ रही है। साथ में अब जो है भारत में अगर देखा जाए, अगर हम लोग भारत में देखें तो इसके प्रोडक्शन को अगर देखें
तो 3 शीर्ष राज्य याद रखिएगा जो प्राकृतिक भंडारण के अनुसार सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे पहले तो राजस्थान, फिर आपका होता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में आप याद रखिएगा 52% पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट लगभग 23% और जो आपका झारखंड हो गया, यहाँ पर 15% क्या होता है, कॉपर मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे यहाँ पर। और पूरे विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक है इसका तांबे का, उसमें आप याद रखिएगा सबसे पहला नंबर पे आता है चिली, सेकंड नंबर पे आता है डीआरसी, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है पेरू। तो ये 3 वर्ल्ड लेवल पे सबसे अधिक प्रोडक्शन ये करता है। और यहाँ पर तो ये हो गया। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो कुछ इससे संबंधित कुछ आप खदान का नाम याद रख लीजिए, फिर एमसीक्यू में जाएंगे, जो कि कॉपर से जुड़ा हुआ है। एक तो है माला, चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे वो है आपका खेतरी कॉपर बेल्ट। तो देखिए खेतरी जो है, खेतरी आपका कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में, ठीक है। और अभी हमने बताया कि इसको जो मैनेज किया जाता है याद रखिएगा HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और ये 1960 के दशक से ही यहाँ पर क्या है, ऑपरेटेड है। साथ में अगर देखें तो 50% से 52% मैंने बताया था, लगभग 50 से 52% इसका क्या प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है बालाघाट कॉपर माइन है, और बालाघाट कॉपर माइन जो है ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसको भी HCL के द्वारा मैनेज किया जाता है और यहाँ पर 23% आपको कॉपर देखने को मिलता है। फिर आपका ये सिंघू कहाँ पर मिलता है, तो ये राजस्थान, पहले ये बिहार का पार्ट था, तो बिहार में मिलता था 2000 से पहले, बट ये अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड में ये उपस्थित है, ठीक है। तो ये मिल गया। तो ऐसे के हिसाब से देखें तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कुछ जगह अगर इससे और कॉपर का कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो जैसे कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो जाएगा, सिक्किम में एक जगह है उसका नाम है रंगपू, ठीक है, रंगपू याद रख सकते हैं। फिर उसी तरह से कर्नाटक में है, मणिपुर में, कर्नाटक का एक जगह का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक में एक जगह है उसका नाम है चित्रदुर्ग, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसका पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।